Hello to all my lovely audience. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट हार्मोन्स और जिन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। यानी प्रीवियसली हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे चल रहा है। अब फाइनली जो मेन काम था केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्या कहानी चलती है, कैसे ये हार्मोन्स काम करते हैं, वही कवर करेंगे हम इस वीडियो में। सो दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है प्लांट हार्मोन्स की, तो कंसंट्रेशन से पढ़ना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी कि भाई क्या है मैम, 5 हार्मोन्स हैं नामक, उनकी कहानी है, सिंपल कहानी है। अरे मेरे साथ पढ़ोगे तो सिंपल हो जाएगी, ठीक। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन, ये सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमें पता है कैसे काम करती हैं चीज़ें। नंबर वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से एक चीज़ रिकॉल करो कि प्लांट्स में भैया क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ब्रेन तो होता ही नहीं है। प्लांट्स में ब्रेन तो होता ही नहीं है, यानी बोलोगे मैम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रेन में होते हैं नर्व सेल। ये पहले से सुना है ना, डरो नहीं, आगे पढ़ेंगे नर्व सेल्स वगैरह, थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा। ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स जाता है, सिग्नल जाते हैं, तो यहाँ ऐसे सिग्नल नहीं जाएंगे। पर फिर भी हमने देखा था, क्या देखा था कि प्लांट भाई रिस्पॉन्ड तो कर रहे थे। अरे एक वो नहीं था, कौन था भाई, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, उसको टच किया वो बंद हो गया। या फिर कितने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे हमने ट्रॉपिज्म में, फोटोट्रॉपिज्म, यानी जहाँ सनलाइट आई वहीं प्लांट झुक गया। ये देखो यहाँ सनलाइट आ रही है, ऐसे ग्रो कर रहा है। तो इस प्लांट को किसने बनाया? आँख नाक तो है नहीं इसकी। तो यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं केमिकल्स, जिनका नाम होता है हार्मोन्स। इन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स, नाम भी सुन सकते हो, तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स का खेल कैसे होता है? केमिकल्स से। तो विच मीन्स इन प्लांट्स ओनली व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब हुआ? प्लांट्स में सिर्फ किस टाइप का कोऑर्डिनेशन मिलेगा अपने को? अपन को मिलेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यही कहानी है, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हम देखेंगे और उनके मेन फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ऑलराइट, चलो भाई शुरुआत करते हैं। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट, आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस present in plants which bring about control and coordination of various activities in them. They do so by controlling one or the other aspect of growth of the plant. Therefore, plant hormones are also known as, इनको बोल सकते हो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, या कह सकते हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या कह सकते हो? क्या कहानी थी? देखो ये वर्ड्स रीड करना ज़रूरी है बुकिश लैंग्वेज, क्योंकि यही आती है एग्जाम में। तो क्या बोला गया? प्लांट हार्मोन समझ गए, नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो इन्हें आप क्या कह सकते हो? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कह सकते हो, या वेरी कॉमनली इसको एक एब्रीविएशन से यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म पीजीआर कहते हैं। पीजीआर क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ को, अच्छा एक चीज़ और सुनना, ग्रोथ मतलब ये नहीं होता रेगुलेट करना यानी बढ़ाना ही होता है हर बार। रेगुलेशन वर्ड आया है तभी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहा। अब रेगुलेट यानी क्या? अरे रेगुलेटर होता है ना पंखे का, ऐसे रेगुलेटर घुमाते हो, तो अब हमेशा तो नहीं है कि तेज़ करो, कभी सर्दी लगती है तो कम भी तो करते हैं। सो ओवर हेयर दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इट डजंट मीन कि सभी से ग्रोथ बढ़ रही हो, किसी से कम भी होती है जितनी ज़रूरत हो, यानी रेगुलेशन सही चलता है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ गए? ऑलराइट, आगे आओ। बिसाइड्स ग्रोथ वेरियस अदर एक्टिविटीज़ सच एज, अब अच्छे से सुनना, एक एक एक्टिविटी का मीनिंग भी मैं समझाती जाऊँगी यहीं पर, ठीक है। एक एक एक्टिविटी का मीनिंग समझाऊंगी। ग्रोथ के अलावा देखो, सिर्फ ग्रोथ एक चीज़ नहीं होती है, हमें पता है ना, प्लांट्स तक आ चुके हो, मल्टी सेल्युलैरिटी है, तो इतनी सिंपल कहानी चलेगी नहीं, थोड़ी बहुत और चीज़ आएंगी। सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं होता, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली आ जाओ, एक एक एक्टिविटी यहीं समझते चलना। डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सब मैं यहीं समझा दूंगी, पता है ये मेथड बहुत ही बेहतरीन है पढ़ने का, ये मैं यहीं समझा दूंगी। सो देन जब हम हॉर्मोन्स के नाम पढ़ेंगे और ये नाम यूज़ करूँगी, तो दिमाग में 2 सवाल नहीं एटलीस्ट एक होगा कि अच्छा हार्मोन का क्या काम है, क्योंकि डोरमेंसी, ये जो विल्टिंग है, एजिंग है, ये सब मैं यहीं समझा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आओ किस पे बेटा? डोरमेंसी पे आओ। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी बेसिकली ये एक स्टेट होता है। कौन सा स्टेट? बोलो मैम, मध्य प्रदेश नहीं,
वो वाला स्टेट नहीं। जब हम बायोलॉजी में स्टेट कहते हैं, स्टेट यानी और अच्छी प्रॉपर हिंदी में बोले किसी चीज़ की दशा, किस स्टेट में हो तुम, बोलते हैं ना अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, वैसे ही ये एक ऐसा स्टेट है। डॉर्मेंसी एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कौन सी एक्टिविटीज़, मान लो ग्रोथ हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, और डेवलपमेंट जो भी होना होगा, है ना, चाहे वो सीड हो या फिर कोई प्लांट हो, वो कुछ टाइम के लिए, क्या बोला मैंने, कुछ टाइम। जब मैंने हिंदी में कहा कुछ टाइम, सो व्हाट आई कैन राइट, टेम्पोररली। टेम्पररली क्या होता है, टेम्पररली स्टॉप हो जाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। वेरी सिंपल, इससे सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा पाऊंगी। क्या बोला, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कैसी स्टेट होती है, जब बॉडी की सेवरल एक्टिविटीज, ओवर हेयर आई गेव सब एग्जाम्पल लाइक ग्रोथ हो गया, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, ये सब क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररली, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररली स्टॉप हो जाते हैं, उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। अच्छा भाई, स्टॉप क्यों हुए, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। जैसे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, भैया ये वीडियो चल रही है ना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठ के सब पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, अब मान लो कि भाई पढ़ना बहुत सारा है पर कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकते, कंटिन्यूस पढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत है नहीं, 6-7 घंटे ब्रेक्स लेने चाहिए बीच बीच में, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ोगे कितनी भी देर वो किताब खुली है यहाँ कुछ नहीं जाएगा, स्मार्ट स्टडी, ब्रेक्स लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पढ़ाई के बीच में से आपने ब्रेक कब लिया कि यार दिमाग ना बहुत सैचुरेट हो रहा है, अब यहाँ कुछ नहीं जाएगा, दिमाग कह देता है बेटा कुछ नहीं जाएगा, कुछ खा के आ जा, तो यानी क्या सिग्नल आया कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्या सिग्नल आया कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उठ जा बेटा। पर उठ जा मतलब ये नहीं कि चले गए ब्रेक लेने, अपन टेम्पररली लेते हैं फिर वापस आते हैं, तो वो स्टेट समझे। सो ओवर हेयर प्लांट्स में यही समझो ना, सेम एग्जांपल, डोमेंसी क्या है, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं लाइक ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती हैं। क्यों होती हैं, उसका आंसर समझो, ड्यू टू, क्योंकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई। अब वो कुछ भी हो सकती हैं बेटा, प्लांट के हिसाब से, जिस टाइप का प्लांट है जहाँ वो रह रहा है उस टाइप में हो सकती है। फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, बहुत सर्दी आ गई या तूफान आ गया या ऐसी कोई कंडीशन आने वाली होती है, तो कैसे चला जाता है प्लांट, डॉर्मेंसी में। जैसे एनिमल्स में देखते हो हाइबरनेशन मोड पे चले जाते हैं, अंदर गुफाएं बना लेते हैं एनिमल्स। इज इट क्लियर? तो डॉर्मेंसी समझे हो कि नहीं, ये इधर समझा दिया। तो अब जब मैं ना हॉर्मोन्स पढ़ूंगी तो है ना, डर नहीं लगना चाहिए कि डॉर्मेंसी क्या है, व्हाट इज डॉर्मेंसी। नाउ ये डॉर्मेंसी को रेगुलेट करते हैं हॉर्मोन्स, कि डॉर्मेंट होना है। अच्छा, अब डॉर्मेंसी टेम्पररी है तो डॉर्मेंसी से बाहर भी आना है, यानी दूसरी बात क्या हो जाती है, प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी में आना। दूसरी क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, कि भैया अब कंडीशन सही हो गई, दिमाग कहता है अच्छे से खाना वाना खा लिया तो अब वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो वैसे ही डॉर्मेंसी गई अनफेवरेबल कंडीशन, उसके बाद ब्रेक करना, तो इन दोनों में ही किसका रोल होगा, हॉर्मोन्स का रोल होगा। इतनी बात समझ गए डॉर्मेंसी की। चलो आगे आओ, नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक चीज होती है स्टोमेटा, क्या होता है पहले बात तो जल्दी से रिकॉल कर लो, याद तो है ही हम सबको। ओपनिंग होती है लीव्स में, विच इज किससे रेगुलेट होती है, बोलोगे मैम गार्ड सेल से होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज अच्छे से सुनना, हमने जब स्टोमेटल ओपनिंग पढ़ी है तो हम क्या पढ़ते हैं, ये वाटर के अमाउंट से जो है रेगुलेट होती है, टर्गर प्रेशर बनता है, बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो अच्छी बात है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, हॉर्मोन्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, नाम बाद में बताऊंगी, अभी ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या बोला, वाटर, टर्गर प्रेशर हमने पढ़ा था, मैम आपने ही पढ़ाया था, तो बिल्कुल सही बात है, उधर से भी होती है। लेकिन कुछ हार्मोन भी ऐसा होता है जो कि इस ओपनिंग को रेगुलेट करने में मदद करता है, तो उसे हम देखेंगे। ये तो इजी बात है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना, यानी जो पत्तियां देखते हो, पतझड़ मौसम सुना है, ऑटम, तो क्या होता है इसमें पत्तियां गिरती हैं, कैसे गिरी, किसने कहा उन्हें, तो इनका रेगुलेशंस भी, कि भाई जो लीव्स ओल्ड हो चुकी हैं वो कौन करते हैं, हॉर्मोन्स। नेक्स्ट आओ, फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ होना, फ्रूट राइपन होना, फ्रूट का पकना। एजिंग इन प्लांट्स, की प्लांट जो बुढ़ा हो रहा है वो कैसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी देखे थे ट्रॉपिज्म एंड नास्टिक मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स में 2 टाइप के मूवमेंट्स हमने पढ़े थे, आओ ज़रा जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी से, है ना,
प्लांट मूवमेंट बहुत ही, देखो जो अभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं रिकॉल करवा देती हूँ। प्लांट मूवमेंट बेटा अपन ने 2 टाइप के देखे थे कि नहीं, बताओ। एक थे नास्टिक मूवमेंट और दूसरे क्या थे, ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का क्या काम है, पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से रिकॉल पूरा पढ़ा था, मतलब डिटेल। अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नास्टिक यानी क्या, नॉन डायरेक्शनल, एन से एन याद रखने को कहा था, नॉन डायरेक्शनल, नॉन ग्रोथ के मूवमेंट्स होते हैं ये, है कि नहीं बताओ, नॉन डायरेक्शनल नॉन ग्रोथ के मूवमेंट्स। और ट्रॉपिक यानी क्या, डायरेक्शनल और ग्रोथ से रिलेटेड ये मूवमेंट है, यानी जो फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सब इधर आते हैं। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट हो कैसे रहे थे, ये सब मूवमेंट देखो, ट्रॉपिज्म में तो हमने ऑक्सिन हार्मोन पढ़ ही लिया था पहले, ऑक्सिन हार्मोन का रोल यहाँ भी देखेंगे। तो देखा था ये सब प्लांट्स का इधर उधर डांस करना, ये जो सनलाइट दिख रही है वो कैसे हो रहा था, वो भी हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे थे। तो वहाँ ना पढ़ के वहाँ हमने मैकेनिज्म समझा, अब यहाँ पे हम देखेंगे हार्मोन्स की कहानी। क्लियर है, क्या है बात, चलो ये हो गए। ट्रॉपिज्म्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स एटसेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस फाइटोहॉर्मोन्स. These phytohormones are synthesized in minute quantities in one part of the plant body, and these simply diffuse to another part where they influence specific physiological processes. इस लाइन का बहुत ही सिंपल मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है ये हार्मोन्स बन रहे हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट में बनते हैं बॉडी के, एंड ये ट्रैवल बोलोगे ना कि जैसे भाई मैम पानी जा रहा है, फूड जा रहा है, जाइलम फ्लोएम, इनमें ज़्यादा फंडा नहीं है क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में जहाँ ज़रूरत होती है प्लांट को वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये समझना भी ज़रूरी है ना कि भाई ये जा कैसे रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो एक पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं, दूसरे पार्ट में डिफ्यूज़ होकर ये केमिकल्स चले जाते हैं। क्लियर है, केमिकल्स बोलूँ हार्मोन्स बोलूँ समझ जाना। ठीक, चलो आगे आते हैं। Nowadays, several manufactured chemicals, synthetic plant hormones are also available. देखो हम इंसान हैं, हम डेवलप सब कर चुके हैं, तो मतलब हम हर चीज़ खुद भी बना लेते हैं। तो नेचुरली प्लांट में तो रहते ही हैं, लेकिन केमिकली भी जो हमने ये प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, कितनी सारी हम फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम ये हार्मोन्स इंड्यूस कर सकते हैं। हार्मोन्स इंड्यूस यानी डाल सकते हैं जब ज़रूरत हो प्लांट को। वैसे ही इंसानों को अब हर काम जल्दी चाहिए। ठीक है, तो सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स भी आ चुके हैं। They resemble the phytohormones in molecular structure and physiological actions. These are known as growth regulator. इन्हें भी प्लांट की ग्रोथ, जब हम फार्मिंग वगैरह करते हैं एडवांस्ड वाली, मॉडर्न वाली, तो उसमें ग्रोथ हमें जल्दी चाहिए, तो उसी के लिए हम ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। कौन से? सिंथेटिक वाले। क्लियर हुई बात, समझ गए कॉन्सेप्ट? आगे आते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ की ये जो छोटे छोटे वर्ड्स मैंने कहे, ग्रोथ, डोरमेंसी, इनको ज़रा क्विकली एक बार समझ लेते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है प्लांट्स में? ग्रोथ इन प्लांट्स मेनली अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब अच्छे से सुनना इस कहानी को, क्यों? बिकॉज ओवर हेयर वी आर गोइंग टू रिकॉल 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 9th स्टैंडर्ड में जब हमने टिश्यूज़ नामक एक चैप्टर देखा था, तो उसमें हमने देखे थे टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो वहाँ कहाँ जा रही है कहानी? क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऐसे कुछ सेल्स का नाम है जिसे देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या नाम है ये? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या दिया है ब्रैकेट में? कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। तो एक जल्दी से रिवीजन लो मेरे साथ। देखो क्या पढ़े थे हमने? टिश्यूज 9th स्टैंडर्ड में। हाँ ठीक है भाई, बोल रही हूँ कि नहीं याद होगा, यहाँ बना रही हूँ ना। देखो 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं मेनली, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अच्छा भाई, ये 2 टाइप तो हैं, कोई भी टाइप किसी बेसिस पे डिवाइड करते हो ना, यानी क्या? मैंने बोला 2 टाइप के टिश्यू, तो मैम किस बेस पे आप बोल रहे हो 2 टाइप के? तो इस बेसिस पे कि उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनमें डिवीजन करने की एबिलिटी होती है कि नहीं। क्या बोला? ऑन विच बेसिस आर वी डिवाइडिंग दीज टिश्यूज? वी आर कैटेगराइजिंग देम ऑन द बेसिस इफ देयर सेल्स कैन डिवाइड और नॉट। यानी वो जवान वाले सेल्स जो बहुत ही एनर्जी होती है उनके पास, बढ़िया मस्त डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन से होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो ये कैसे होते हैं? सेल डिवीजन करेंगे, इनके सेल्स डिवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड परमानेंट यानी क्या? दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड यानी वही सेल्स जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अरे होता है ना, एक तो वो जो जॉब कर रहा हो अभी एक्टिवली डिवाइडिंग, और एक जिसने रिटायरमेंट ले लिया कि भैया अब हम डिवीजन नहीं करेंगे, हम हो चुके हैं मैच्योर। सो दीज आर परमानेंट।
तो पीछे जब आपने ग्रोथ वर्ड सुना था ना और यहाँ पे नाम आया था, तो इन्हीं सेल्स का नाम था, इन्हीं टिश्यूज़ का नाम था मेरिस्टेमेटिक, जहाँ सेल डिवाइड करे। अच्छा, अब डिवाइड, ये मैथ्स वाला डिवाइड नहीं है ना, ये मैथ्स वाला डिवाइड नहीं। यहाँ पे जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं ना, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन, ये जो वर्ड्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो व्हेन आई से सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ में। कैसे? तो देखो क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बने, उन 2 सेल्स को और डिवाइड किया और 2 सेल्स बने, ऐसे ऐसे डिवीजन करते जाओ तो सेल्स बनते जाएंगे, यानी नए नए सेल्स भी बनते जा रहे हैं, नए नए सेल्स भी बनते जा रहे हैं। सेल बन रहे हैं यानी क्या हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये 4-5 वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो ज़्यादा कंफ्यूजन की इसमें स्टोरी है ही नहीं। सेल डिवीजन इज काइंड ऑफ सेल ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक, द न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअली प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन इन अ मेरिस्टम। देयर इज अ मेरिस्टम नाउ। अच्छा, यहाँ मैं रुक क्यों गई, क्योंकि मैंने कहा भाई यहाँ बता देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसकी बात कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। तो इन्हीं की कहानी पे आओ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? 3 टाइप के होते हैं ये। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होगा एपिकल मेरिस्टम, एक होगा एपिकल मेरिस्टम, एक होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा है, लैटरल मेरिस्टम। ये 3 नाम जिसको याद आए बहुत अच्छी बात। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। तो आओ सबसे पहले सुनो एपिकल मेरिस्टम की कहानी। द वर्ड एपिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एपिक्स। एपिक्स सुनते हो, APEX। एपिक्स यानी कोना होता है, टॉप जो होता है किसी का। एपिक्स यानी क्या, टर्मिनल्स जो होते हैं, तो ये आपको मिलेंगे रूट एंड शूट के एपिक्स में, यानी रूट और स्टेम के एपिक्स में मिलेंगे। तो बोलो मैम समझ गए, किसी प्लांट की अगर नीचे रूट पे ये होगा और ऊपर स्टेम पे होगा, और ये सेल कैसे होते हैं, डिवाइडिंग, यानी ये प्लांट की क्या बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। प्लांट की क्या बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। समझे हो कि नहीं, क्या बात बोली। एपिकल मेरिस्टम मिलेगा रूट एंड शूट एपिक्स पे, वहाँ मिलेगा यानी क्या, रूट एंड शूट की सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होकर प्लांट की लेंथ यानी लंबाई बढ़ाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इंटर कैलरी मेरिस्टम पे। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ मिलता है आपको, जैसा ही इनका नाम है, इंटर नोड्स पे मिलता है, या बेस ऑफ लीफ जिसे कहते हैं। इंटर नोड की लेंथ बढ़ाने में ये मदद करता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट आ जाओ लैटरल मेरिस्टम। कहाँ आ जाओ, लैटरल मेरिस्टम। ये कैसे प्रेजेंट रहता है, इसका मेन जो काम रहता है, लैटरल जो है स्टेम में ये प्रेजेंट रहता है, और ये गर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाने में मदद करता है। गर्थ यानी मोटापा। ऐसे जो बोलते हैं ना, कुछ टाइम बाद देखते हैं इतना सा पेट था तो मोटा हो गया है, ऐसे यहाँ से विड्थ बढ़ गई है, तो विड्थ बोलो या गर्थ बोलो, तो वो कौन बढ़ाता है, लैटरल मेरिस्टम, ऐसे लैटरली ग्रो करके। क्लियर है, ये मेरिस्टम समझ गए कि नहीं। तो पीछे जो कहानी थी इन्हीं मेरिस्टम पे बेस्ड है। देखो क्या दिया है, देयर इज अ मेरिस्टम एट द एपिक्स ऑफ एवरी रूट, रूट एपिक्स एंड शूट, शूट एपिक्स. Some plants have intercalary meristem. Example, grasses have such meristem at the base of the internodes and vascular cambium too. ये सब cambium वगैरह हमने देखे हैं tissues chapter में. Clear? The latter causes increase in girth in plants. The daughter cells derived from cell division in meristem enlarge and bring about visible increase in size of the plant. कुछ भी नहीं है, बता रहे हैं cell division कैसे होता है. इधर देखो, आ जाओ ये कहानी देखो. Cell division क्या हो रहा है, cell division में सेल का नंबर बढ़ता है. अच्छे से सुनना, सेल डिवीजन में सेल का नंबर बढ़ता है, सेल ग्रोथ में सेल का साइज बढ़ता है. क्या बात समझे. ये देखो इधर बहुत ही क्लियरली डिपिक्ट है सेल डिवीजन. ये एक सेल अपन ने लिया है. सेल डिवीजन यानी क्या, इसमें जो है प्रोसेस हुई मियोसिस के, 4 सेल्स आपके बन गए. ठीक है, ये हो गया सेल डिवीजन, और आपका डिवीजन होता गया. ये देखो मियोसिस माइटोसिस के बाद ये सेल्स बनते गए, यानी सेल डिवीजन में सेल का नंबर बढ़ रहा है. पहले 1 थे, 4 हुए, फिर कितने सारे हो गए, 1 4 16. अब इधर आ जाओ, सेल ग्रोथ में क्या हो रहा है, ये सिंगल ही सेल था पर देखो छोटू सा सेल दिख रहा है आपको. नाउ सेल ग्रोथ में इसी एक ही सेल का साइज इंक्रीज हुआ, देन उसी एक सेल का और साइज इंक्रीज हुआ.
यानी सेल ग्रोथ में वी आर नॉट सीइंग कि नंबर बढ़ा है, सेम ही सेल का साइज बढ़ गया। सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन का बहुत ही स्लाइट ये जो है डिफरेंस है, ठीक है। देयर आर 3 phases ऑफ सेल ग्रोथ इन प्लांट्स। 3 phases होते हैं सेल ग्रोथ के, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल मैच्योरेशन। क्या होते हैं? सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट और मैच्योरेशन। मैच्योरेशन को डिफ्रेंशिएशन भी कह सकते हैं। दीज आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस फाइटोहॉर्मोन्स। तो मतलब ये जो आप बातें सुनते हो ना, सेल डिवीजन की कैसे हो रहा है, माइटोसिस, मियोसिस, ये ग्रोथ हो रही है, ये सब का रेगुलेशन कौन करता है? यही फाइटोहॉर्मोन्स। बोलो मैम बस अब तो बता दीजिए कौन से हॉर्मोन्स हैं। बिल्कुल आते हैं। फॉलोइंग आर द, आ गए आपके लिए हॉर्मोन्स। Following are the 5 major types of phytohormones which are involved in control and coordination in plants. इन 5 को बहुत ही प्यार से देख लो, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कहानी इनकी ही आनी है। कौन से 5 हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथीन या इथाइलिन। वन मोर थिंग, अब इनके नाम याद रखने होते हैं क्योंकि 5 हार्मोन होते हैं। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मेरा काम है आपका काम आसान करना। तो मैं एक छोटी ट्रिक बताती हूँ, या जिसे मेरी भाषा में जिंगल कहते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। अच्छे से इस कहानी को सुनोगे तो ही नाम याद होगा। ये क्या होते हैं? फाइटोहॉर्मोन्स। इनका काम क्या होता है? ये होते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट के अंदर रहते हैं। अंदर यानी जैसे शेर को देखते हो अपने केज में रहता है, डेन में अंदर, तो वैसे ही जू वगैरह में कैसे जो है आप देखने जाते हो तो वैसे बंद करके रखते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स है फाइटोहॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं यानी मैं कह सकती हूँ दीज फाइटोहॉर्मोन्स आर केप्ट इन अ केज। दीज फाइटोहॉर्मोन्स आर केप्ट इन अ केज। पहले कहानी समझ लो क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? अभी खुल जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे। दीज फाइटोहॉर्मोन्स आर प्रेजेंट इन अ केज। ठीक, अ केज समझे? स्पेलिंग कुछ भी इधर उधर मत करना। अ केज, एक केज में आ जाओ। चलो हो गई कहानी शुरू। ए क्या है? ऑक्सिन। ए क्या है? ऑक्सिन। सी क्या है? साइटोकाइनिन। अच्छा बोलोगे मैम हमें तो याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है ना, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे याद रखा करो, क्योंकि अभी अभी तो याद हो जाती हैं चीज़ें, फिर बाद में दिक्कत आती है। ए हो गया एब्सिसिक एसिड, जी हो गया जिबरलिन या गिबरलिन भी कहते हैं कुछ लोग, जैसे आप कहना चाहें, और ई हो जाएगा इथीन या फिर इथाइलिन। ठीक है, इथीन कह लो, इथाइलिन कह लो। अब देखो इनको, हो गई ना, ट्रिक मिल गई याद करने की। फाइटोहार्मोन्स क्या है? ये फाइटोहार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। कैसे रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन अ केज। ऐसा लगता है एक केज के अंदर हम बंधे हुए हैं, तो अ केज। अ केज से क्या हुआ? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन या इथाइलिन लास्ट वाला। ठीक है, तो यही 5 हार्मोन्स अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट डाउन करना है कर लो, क्योंकि इन्हीं की कहानी अब चलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई आगे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट। नाउ अब हम प्लांट हार्मोन्स को डालेंगे 2 टाइप्स में। किन टाइप में? कौन से बेसिस पे? तो बेसिस होता है कैसा ये इफेक्ट कर रहे हैं प्लांट को। नहीं बात समझ आई? देखो भाई, प्लांट को इफेक्ट करना यानी क्या? 2 ही काम कर सकते हो आप, या तो किसी का भला कर सकते हो या बुरा, है ना? या तो भला कर सकते हो या बुरा। तो वो वाले हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, वो वाले प्लांट हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ में भला कर रहे हैं उसका, उन्हें हम किस में डालेंगे? ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोला मैंने? समझे? प्लांट हार्मोन्स 2 ही टाइप के होंगे, एक जो भला करेंगे, एक बुरा। यानी एक जो ग्रोथ में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, दे विल कम अंडर ग्रोथ प्रमोटर्स, एंड द वंस जिनको पसंद नहीं है ग्रोथ, जिनको बोलेंगे नहीं नहीं हम मदद नहीं, हम तुम्हें नीचे गिराएंगे, यानी जो ग्रोथ को रोकेंगे, रोकेंगे यानी इनहिबिट करेंगे, सो वी कॉल देम एज ग्रोथ इनहिबिटर्स। समझ गए बात? 2 टाइप के क्या डाले हैं हमने, पढ़ो यहाँ पे फिर से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट, plant hormones can be divided into 2 groups. Number 1 growth promoters, number 2 growth inhibitor. तो growth promoters में कौन कौन आते हैं? ये आते हैं ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। क्या आते हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स एंड इथाइलिन। और यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर में आते हैं वो जो रिटार्ड करते हैं ग्रोथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। अच्छा वन मोर थिंग, इथाइलिन की बात सुन लेना, क्योंकि किसी को डाउट आएगा, हाँ हो सकता है। इथाइलिन की कहानी ये है कि कुछ लोग होते हैं ना दोनों ही टाइप के, कभी कभार भला भी करते हैं, कभी कभार बुरा भी। तो इथाइलिन ऐसा है,
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ग्रोथ प्रमोट करेगा एंड दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ग्रोथ इनहिबिट करेगा। तो इसे बीच का बंदर अपन कह सकते हैं, ठीक है। वी कैन कीप इट इन द मिडिल, यानी मेनली ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन को अपन ग्रोथ प्रमोटर में डालेंगे, इथाइलिन को दोनों में, और इनहिबिटर मेनली क्या होता है, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ABA कहूंगी या ABA लिखूंगी, तो आपको समझ जाना है कि मैं कौन सा हार्मोन कह रही हूँ, एब्सिसिक एसिड। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट्स वेरी क्लियर। आइए आगे। The synthesis and action of various plant hormones are influenced by external stimuli. Some prominent actions of these plant hormones: dormancy and breaking of dormancy, growth of fruit, opening and closing of stomata, flowering plants. जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पिछला अभी जस्ट पीछे ही बताए थे ये सारी चीज़ें मैंने। growth and ripening of fruits, movements in plants. अब आओ दो पॉइंट जो नए हैं यहाँ पे थोड़े, एपिकल डोमिनेंस और पार्थिनोकार्पी। बाकी तो पीछे समझा दिए। अब एपिकल डोमिनेंस और पार्थिनोकार्पी क्या होता है ये अभी सुन लो। एपिकल वर्ड सुन रहे हो, एपिकल। एपिकल यानी क्या, यहाँ मैंने एपिक्स बताया था, एपिक्स यानी टर्मिनल पे प्रेजेंट हो। एपिकल, एपिकल डोमिनेंस, जैसे अभी मानो कि ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, अभी बना रही हूँ, प्लांट बना नहीं है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल मैम समझ गए, ये इसकी रूट्स है। नाउ ये ऊपर प्लांट जा रहा है। व्हाट हैपेंस इज, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ हॉर्मोन्स, इसे क्या कहेंगे, एपिकल, एपिक्स कह सकते हैं, एपिकल शूट, शूट का एपिक्स जो होता है एपिकल शूट कह सकते हो, ये शूट का एपिक्स है, कोना है एकदम। यहाँ पे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आगे देखोगे, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो वर्ड पीछे देखा आपने, एपिकल, कोई वर्ड आता है तो लगता नहीं है कि भाई उसका मीनिंग तो जाने, या रटते हो बैठ के, मीनिंग जाने करो। मूवी नहीं देखी थी, कौन सी मूवी थी यार, कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स। हाँ, 3 इडियट्स में आता नहीं है ऐसे नाम दिख देता है अपने फ्रेंड्स के और सब ढूंढने लगते हैं बुक्स में। अरे ऐसे मत बनो ना, पीछे वर्ड देखा है, पहले उसका मीनिंग तो समझो। एपिकल डोमिनेंस होता क्या है, एपिक्स समझ गए, एपिक्स, एपिक्स ये शूट के एपिक्स की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे एपिक्स पे कुछ हॉर्मोन्स रहते हैं जो पता है क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जैसे साइड में जो बड्स ग्रो हो रही होती है ना, अच्छे से सुनना, साइड में बड्स यानी लैटरल बड्स, बड्स से भैया बाहर निकलती है ना, एक स्टेम निकलती है, फ्रूट्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये जो लैटरल बड्स होती हैं ना, लैटरल यानी क्या, साइड में उगने वाली। तो जब एपिक्स पे ऐसे ये हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं जो लैटरल बड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, क्या करते हैं, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रहते हैं जो लैटरल बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट लिख तो दिया, रोक देते हैं। और जब ये साइड की ग्रोथ नहीं होगी तो सिर्फ मात्र क्या होगी, एपिक्स की ग्रोथ। क्या बोला, अब जब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, साइड की ग्रोथ आपने रोक दी, एक ही जगह बचती है जहाँ से ग्रोथ होगी, तो यहाँ सीधे सीधे से ग्रोथ होती जाएगी। तो बोलो ठीक है मैम, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बेटा प्लांट लंबा लंबा नहीं हो जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। इससे क्या करा जाता है, ये बढ़ाता है लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेंथ ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वी से दैट, फायदे नुकसान है। हाँ, फायदा है बिल्कुल इसका, ये लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ती है, प्लांट ऊपर तक बढ़ेगा तो यानी क्या, ज़्यादा सनलाइट, बाकी प्लांट से घिरा नहीं रहेगा, ज़्यादा सनलाइट ले पाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये फीचर रखते हैं, ये हार्मोन्स मदद करते हैं इसमें। तो इसी फीचर को क्या कहा जाता है, जिसमें साइड वालों की ग्रोथ नहीं करने दी, यानी ऐसे बोलते हैं ना, दादागिरी है क्या भाई, बोलते नहीं नहीं, तुम साइड वाले नहीं उगोगे, सिर्फ हम ही ग्रो करेंगे एपिक्स से। तो यानी डोमिनेट कर दिया कमजोर वालों को। सो दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। तो ये भी रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू हॉर्मोन्स। सो उसके लिए आपको पहले ये तो समझना था कि व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। समझे कि नहीं, रिकॉल करें। एपिकल डोमिनेंस शूट के या स्टेम के एपिक्स पे, यहाँ पे हॉर्मोन्स जो है लैटरल बड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और सिर्फ ऊपर से ग्रो करता है, एपिक्स से ग्रो करता है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस एंड दिस ये जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। क्लियर है, कहीं पे प्रोज होते हैं कहीं कॉन्स होते हैं, वो कहानी रहती है एपिकल डोमिनेंस की। तो ये वर्ड तो भैया मुझे लगता है आप समझ गए, एपिकल डोमिनेंस। लास्ट वर्ड पे आ जाओ, पार्थिनोकार्पी। बहुत ही इजी फीचर है और मज़ेदार फीचर है, अरे ये फ्रूट्स आप खाते भी हो। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें
जो फ्रूट्स बनते हैं वो होते हैं सीडलेस फ्रूट्स। अच्छे से देखो, पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें फ्रूट्स बनते हैं वो होते हैं सीडलेस फ्रूट्स, और इन्हें ही कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर सीड नहीं होता है। तो सीड कब नहीं होगा बेटा? सीड कब नहीं होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन यानी का मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं प्लांट्स में, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी ओव्यूल्स में कुछ भी फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो बना ही नहीं, सीड ही नहीं बनी, सीडलेस फ्रूट्स। जैसे बोलो मैम समझाओ। अरे बनाना वगैरह खाते हो, बनाना हो गए, और कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऑरेंजेस भी आते हैं। अच्छा, आजकल तो ये इंड्यूस्ड भी होती है पार्थिनोकार्पी, क्योंकि मार्केट में डिमांड करते हैं ना हम कि कम बीज वाले फ्रूट्स खाएं, है ना, कि बहुत बीज निकलते हैं इसमें, फ्रूट तो था ही नहीं, ऐसा सब देख के लेते हैं ना फ्रूट वगैरह। तो इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी भी आने लगी है कि सीडलेस जो है फ्रूट बनने लगे। पर नेचुरल वाले जो अपन कह सकते हैं बनाना वगैरह होते हैं, इनमें सीड्स कहाँ होती है? सीड थोड़ी ना होती है। तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, इन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये कैसे होता है फिनोमेना? बेटा इसमें भी फाइटोहॉर्मोन्स का खेल है। यस, तो वही आगे हम देखते हैं। क्लियर हुई कॉन्सेप्ट किस किस के? एपिकल डोमिनेंस और पार्थिनोकार्पी के। बाकी तो अपन ने देख लिए थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू डोरमेंसी क्विकली। डोरमेंसी समझ लिया था एक बार, थोड़ा है हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखते हैं। Dormancy refers to a resting, inactive condition of the seed when it fails to germinate, even though the environmental conditions usually considered favorable for active growth are present. कभी कभार क्या होता है, डोरमेंसी दो टाइप की होती है, या तो जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो, और सेकंड क्या होता है, अगर कभी कभार फेवरेबल कंडीशन भी होती है तब भी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं बेचारे। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होती है? इट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू डोरमेंसी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस क्या होती है? इट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू डोरमेंसी, लेकिन इस कंडीशन में जो है ना बहुत जो अपन कहते हैं ना लंबे टाइम तक नहीं रहता है। Questions refers to the condition of seed when it fails to germinate because the environmental conditions normally required for growth are not present. And dormancy जैसे few months अपन कह सकते हैं, लेकिन questions में नहीं, few days के लिए भी आप इसे consider कर सकते हैं। Clear हुई बात? आ जाओ next. The dormant or inactive seed must attain water, warmth, air, hormones, etc. to come out of dormancy. It can then only germinate to form a seedling and subsequently grow into a plant. Another part of the plant showing dormancy is the bud. दूसरा प्लांट कौन सा? एक तो अपन सीड की बात करते हैं, दूसरा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो डोरमेंसी दिखाता है? वो होता है बड। छोटे छोटे बड्स देखते हो प्लांट्स में। Once the bud is a young undeveloped shoot of the plant, यानी वो खुलता ही है, खुलने ही वाला होता है। अभी पीछे देखें lateral bud. So once its dormancy is broken, the bud can form a branch, a leaf or a flower depending on its position on the plants. तो देखते हो प्लांट्स कैसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। पहले बड्स आते हैं, फिर उस बड्स में कंडीशंस मिलती है तो वो आगे ग्रो करते हैं। तो ये रेगुलेशन कौन करता है? हॉर्मोन्स करते हैं। बड ऑल्सो रिक्वायर सर्टन प्लांट हॉर्मोन्स टू ब्रेक द डोरमेंसी। पीछे देखा था ना, डोरमेंसी इंड्यूस करने के लिए भी हार्मोन चाहिए, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत है। चलिए भाई, आ गई कहानी इतनी देर से जो अपन कर रहे थे प्लांट हार्मोन्स। नाउ हर एक हार्मोन के अलग अलग यहाँ पे देखो बॉक्स में फंक्शंस दिए गए हैं। बहुत ही प्रिसाइसली मैंने फंक्शन रखे हैं ताकि जो है ना ये जो दिमाग का नर्वस सिस्टम है वो ना हिल जाए आपका। ठीक है, बहुत ही क्लियरली प्लांट हार्मोन्स डिस्कस है। लेट्स डिस्कस नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाओ, ठीक है, और नोट डाउन करते जाओ। नंबर 1 प्लांट हार्मोन देखते हैं ऑक्सिन। नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन जो है उसे हम देखते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्यों लिखा है ये? बिकॉज ऑक्सिन को यूजुअली ऐसे भी हम डिनोट करेंगे IAA करके। तो IAA क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो कभी हो सकता है क्वेश्चन में ऑक्सिन ना लिखा हो, IAA लिखा हो, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ऑक्सिन के शुरू करते हैं फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन, these promote cell enlargement and cell differentiation in plants। और अभी अभी मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया था। सेल इनलार्जमेंट यानी क्या? सेल की ग्रोथ होना, यानी ये सेल का साइज है, फिर ये होता गया, फिर और बड़ा होता गया। ठीक है, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? नाउ दीज ऑल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ। कौन? दीज ऑक्सिन। ऑक्सिन स्टेम एंड फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अच्छा, पता है इसमें एक अपन चीज याद है,
पीछे जो हमने ट्रॉपिज्म देखे थे, ट्रॉपिज्म्स में हमने पढ़ा था रोल ऑफ ऑक्सिन। ट्रॉपिज्म्स याद है? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा था ग्रेविटी को, वाटर को। तो इन्हीं ट्रॉपिज्म में जो हार्मोन बोल रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, ये ऑक्सिन हार्मोन की ग्रोथ से हो रहा है। सो दीज रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स, एग्जाम्पल ट्रॉपिज्म। तो पिछला जो देखा था सेशन प्लांट मूवमेंट्स का, तो उसमें कौन सा हार्मोन काम आया था? ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट आ जाओ, दीज इंड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, these induce parthenocarpy, that is the formation of seedless fruits without fertilization in a number of plants। तो पार्थिनोकार्पी, अभी पीछे जस्ट जो मैंने आपको फीचर बताया है उसमें कौन सा हार्मोन हेल्पफुल रहता है? ऑक्सिन हार्मोन। IAA बिल्कुल बेटा याद से लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑक्सिन के। पहले बोलो मैम डर रहे थे हम तो, क्या है हार्मोन्स की कहानी? कुछ भी नहीं है। When you understood these features, आप पार्थिनोकार्पी समझ गए, आपने ट्रॉपिज्म पढ़ लिया है, आपको सेल जो है ग्रोथ डिफरेंशिएशन समझ आ गया, तो क्या डिफिकल्ट है? बस आपको पढ़ना है कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है। ठीक है, ऑक्सिन, इधर यू कॉल इट इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो नेचुरली अकरिंग वाला है, या फिर IAA। ठीक है, ये फीचर समझ आए कि नहीं? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है? जिबरलिंस या जिबरलिक एसिड कह सकते हो। ठीक है, नंबर 1, इसका भी सेम काम है ऑक्सिन जैसा, इसका भी सेम काम है ऑक्सिन जैसा, यानी ऑक्सिन होगा तो ये भी साथ में वही काम करा देगा। होता है ना कि बोलते हैं मम्मी मैं थोड़ा काम में हाथ बटा लूँ, या पापा मैं थोड़ा काम में हाथ बटा लेता हूँ आपका। तो ये कैसे होता है? वैसे ही जब ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तब जिबरलिक एसिड वो भी सेम मदद कराएगा। कैसी? दीज प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। क्लियर है? सेकेंड आ जाओ, दीज ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम्स एंड फ्रूट्स। सेम काम कर रहा है, मतलब कुछ कुछ फीचर्स तो सेम ही हैं ऑक्सिन के और जिबरलिन के। अब इसका जो डिफाइनिंग फीचर है, देखो वहाँ पे डिफाइनिंग फीचर हमने देख लिया था क्या है? ट्रॉपिज्म्स में मदद कर रहा था मेनली डिफाइनिंग फीचर। यानी डिफाइनिंग मतलब क्या होता है समझ जाओ, किसी भी चीज़ का सबसे अलग फीचर। ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्रॉपिज्म में मदद कर रहा था, और पार्थिनोकार्पी भी कह सकते हैं। यहाँ देखो अलग फीचर क्या है? रोजेट प्लांट्स का। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो इसको सुनना ध्यान से। रोजेट प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? सबसे पहले तो समझो, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना सर्कुलर शेप ले लेते हैं लीव्स का। जैसे मैं आपको बना के बताऊँ ना तो थोड़ा समझ पाओगे तो अच्छी बात है। देखो ये देखो, ऐसे इनकी लीव्स होती हैं और ऐसा स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं, ऐसा लगता है फूल हो, क्योंकि इनके बीच में जो होते हैं ना इंटरनोड में जगह ही नहीं होती है। तो बोलोगे मैम ये कोई फूल बना रहे हो? नहीं बेटा, ये लीव्स का अरेंजमेंट है। ये लीव्स ऐसे अरेंज होती हैं कि एक फ्लावर जैसे दिखनी होती है। ये लीफ होती हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि ये फ्लावर जैसी लिखने लगती हैं। तो इन्हीं टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? रोजेट प्लांट्स। ठीक है मैम, कहना क्या चाह रहे हो? देखो, रोजेट प्लांट्स दैट इज प्लांट्स दैट शो प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट बट रिड्यूस इंटरनोड ग्रोथ, शो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग व्हेन ट्रीटेड विद जिबरलिन्स। अब सुनना अच्छे से। पहली बात तो इधर आओ, चलो यहाँ पे समझाती हूँ। रोजेट प्लांट्स तो समझ गए क्या होते हैं? रोजेट प्लांट्स तो अभी मैंने बताया क्या होते हैं। ठीक, रोजेट प्लांट्स कैसी थी? इनका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपको जो मिलेंगे ना प्रेजेंट, ये जो मैं बना रही हूँ ये कोई फ्लावर नहीं है, ये कोई फ्लावर नहीं है, ये इन्हीं के लीव्स हैं, ये पत्तियाँ हैं। इनका अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है कि दे लुक लाइक अ फ्लावर। तो ये क्या है? ये लीव्स हैं। तो अब सोच रहे हो कि मैम ये ऐसे कैसे अरेंज होंगे? तो इनमें क्या होता है, इन्हें तभी रोजेट प्लांट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इंटरनोड होता है ना, अब पहली बात तो इंटरनोड समझाऊं, इधर आओ चलो भाई जल्दी से। ये स्टेम है, ये एक लीफ निकली, ये एक लीफ निकली। ये जहाँ से लीफ निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं? नोड। जहाँ से ये लीफ आती है उसे हम कहते हैं नोड। दो नोड के बीच की जगह, जहाँ से लीफ निकली उसे कहा नोड, दो नोड्स के बीच की जगह को क्या कहेंगे? इंटरनोड। ठीक है, समझ गए? तो इन रोसेट में क्या होता है? देखो ये ऐसे अरेंज इसलिए हो गए क्योंकि इनमें इंटरनोड जगह बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है, जगह ही नहीं होती है। तो वो ऐसा लगता है फूल जैसा बन गया है ना, जगह ही नहीं है इंटरनोड की, तो वैसा फूल जैसा बन जाता है। तो अब क्या होता है, ये जो होते हैं ना हॉर्मोन्स, जिबरलिन्स या जिबरलिक एसिड, ये क्या करते हैं? इनके होने की वजह से जब इनको जिबरलिन से ट्रीट किया जाता है प्लांट्स को, तो ये क्या दिखाने लगते हैं? बोल्टिंग। देखो वर्ड देखो, BOLTING, बोल्टिंग दिखाने लगते हैं। यानी क्या? इनकी जो इंटरनोड है ना ये ग्रो करने लगती है। क्या बोला मैंने? पहले तो रोजेट प्लांट्स में इंटरनोड ना के बराबर थी,
रिड्यूस्ड थी। अब क्या किया हमने, कहा यार हमें चाहिए फ्लावर वगैरह चाहिए, थोड़ा नोड वो इंटरनोड चाहिए, तो बोला ठीक है आप एक काम करो, आप इसमें जिबरलिन लगा लो, ठीक है, जिबरलिन हार्मोन से इसे ट्रीट कर दो। जब उससे ट्रीट किया तो इंटरनोड भी आ गई और फ्लावरिंग भी होने लगी। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, बोल्टिंग, बोल्टिंग दिखाने लगे। क्लियर है कि नहीं, समझ गए ये बात। ये किसका फीचर होगा, ये जिबरलिक एसिड का। तो यानी फीचर वाली कोई भी चीज़ पूछें तो उसमें यू कैन पुट दिस अप। दीज ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन मेनी प्लांट्स। तो मतलब कितना आसान हो गया, ऑक्सिन और जिबरलिन के 3 पॉइंट्स तो सेम थे। एक ये सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन का, दूसरा ग्रोथ इन स्टेम्स ऑफ फ्रूट्स का, एंड तीसरा पार्थेनोकार्पी। दोनों के अलग अलग पॉइंट क्या थे, ऑक्सिन ट्रोपिज्म दिखा रहा था और यहाँ पे ये जो है बोल्टिंग में मदद करता है रोजेट प्लांट्स की। 2 हार्मोन से बेटा यूं कवर हो गए। आ जाओ बचे 3। थर्ड हार्मोन, थर्ड कौन सा है, साइटोकाइनेंस। लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ दिस। ये क्या प्रमोट करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ध्यान से देखना, पीछे तक आया नहीं, ये आ गया यहाँ पे सेल का डिवीजन। यानी अभी जो हम पीछे देख रहे थे, ये सेल डिवाइड करके 4 सेल बना, फिर ये और सेल बन गया। तो ये कौन से हार्मोन की मदद से हो रहा है, कौन से हार्मोन की मदद से हो रहा है, ये हो रहा है साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद से। ठीक है, दीज प्ले वाइटल रोल इन द मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स। मॉर्फोजेनेसिस वर्ड समझ जाओ, मॉर्फोजेनेसिस वर्ड बहुत ही सिंपल है। मॉर्फोजेनेसिस यानी प्लांट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जितने नाम ले लो कम है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, फ्रूट ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ, सेल इनलार्जमेंट, जितना लिखो यहाँ खत्म हो जाएगा बोर्ड। तो मॉर्फोजेनेसिस यानी प्लांट की ये जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, इसमें जो ये मदद करता है या मेन रोल प्ले करता है, कौन, साइटोकाइनिन। तो ठीक है, एक चीज समझ गए, सेल डिवीजन, दूसरा मॉर्फोजेनेसिस में मदद करता है, तीसरा आ गई यही, दीज हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, यानी जो सीड्स एंड बड्स डॉर्मेंट पड़े हुए थे बेचारे, उनको ब्रेक करने में, बोल दिया अरे भाई कंडीशन नॉर्मल हो गई है, बाहर आ जाओ, कौन मदद करता है, साइटोकाइनिन। क्लियर हुई। नेक्स्ट, दीज डिले द एजिंग इन लीव्स। अब एजिंग इन लीव्स क्या होती है, पहली बात तो ये समझो, एजिंग ऑफ लीव्स, ये तो चलो समझ गए थे है ना, रोजेट। अब एजिंग ऑफ लीव्स क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो हर किसी को बुढ़ा तो होना ही है, तो बोलोगे प्लांट्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लीव्स की जो एजिंग है, अब कुछ कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं रेगुलेट करते हैं कि भैया प्लांट्स जो हैं एक्टिव रह पाए कुछ टाइम तक। तो ये फिनोमेना, कुछ कुछ हार्मोन्स कौन, अरे ये हार्मोन देख रहे हो ना, साइटोकाइनिन, ये इसमें मदद करता है, किसमें, प्लांट्स की एजिंग में, डिले कर देता है कि अरे वो देखते नहीं हो ऑनलाइन आता है ना ऐसे आजकल कितनी सारी क्रीम्स आती हैं, कितने सारे सप्लीमेंट्स आते हैं कि एजिंग हटाइए, रिंकल्स हटाइए, ऐसा होता है कि नहीं। तो वैसे ही प्लांट्स में भी है ये फीचर, बिल्कुल। ये जो हार्मोन्स हैं साइटोकाइनेंस, दे हेल्प इन डिलेइंग द एजिंग ऑफ द लीव्स। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बिल्कुल क्वेश्चन आ गया होगा ये लाइन देखते ही, बात सुनो मेरी। देखो स्टोमेटा अपन को पता है, स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग लीव्स में रहती है, गार्ड सेल से गार्डेड है। नाउ यहाँ पे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल याद होगा कि मैम आपने खुद ही पढ़ाया था टर्गर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, टर्गर प्रेशर मैंने ही पढ़ाया है। एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है, ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, इनके रेगुलेशन से भी, यानी इनके कॉन्सेंट्रेशन से भी स्टोमेटल ओपनिंग रेगुलेट होती है। हाँ, वन इज टर्गर प्रेशर, दैट इज फाइन। अरे क्या दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्या एक साथ, हो सकती है ना, दो चीज़ें एक में मदद करें। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिमिलरली, जैसे भाई अपन कहते हैं कि चॉकलेट्स हैं, कितनी टाइप की चॉकलेट्स होती हैं, तो वैसे ही अगर काम हो रहा है स्टोमेटल ओपनिंग का, तो बिल्कुल टर्गर प्रेशर से भी होता है, एंड इवन विद द रेगुलेशन ऑफ सम हार्मोन्स। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन से भी, जैसे मेथड चल रहा था ना हमारा ऑस्मोसिस वगैरह का, तो वहाँ से भी स्टोमेटा की ओपनिंग रेगुलेट होती है। नेक्स्ट आओ, दीज ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट जो बनते हैं हमारी, उसकी अच्छी ग्रोथ में, टाइमली ग्रोथ में मदद करते हैं कौन, साइटोकाइनिन्स। ये इसके फीचर थे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, चलो आगे आओ, पॉइंट नंबर 4, इथाइलिन बोल दो या इथीन बोल दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों एक ही हार्मोन है। इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोलते हैं ना कि फ्रूट पके नहीं पके, अभी कच्चे हैं फ्रूट्स, तो जो पक जाते हैं फ्रूट्स, उसमें कौन सा हार्मोन मदद करता है, इथाइलिन। इसकी कहानी मज़ेदार है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रोल प्ले करता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है और ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है।
इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन बड्स एंड सीड्स, ये भी मदद करता है डोरमेंसी ब्रेक करने में. नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर इन लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एब्सिशन जोन बनाने में भी ये मदद करता है. क्या बोला मैंने? ये जो इथाइलिन होता है ना, ये किसकी फॉर्मेशन में मदद करता है? सेपरेशन लेयर. देखो, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना, इनमें जो सेपरेशन वाली जो लेयर होती है कि इनको सेपरेट करके रखती है एक दूसरे से, वो लेयर, उसे जिसे हम कहते हैं एब्सिशन जोन, उसे बनाने में भी मदद कौन करता है? इथाइलिन करता है. नेक्स्ट आ जाओ. इट प्रमोट्स येलोइंग एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स. इट प्रमोट्स येलोइंग एंड सेनेसेंस, तो मैंने क्या बोला? 2 काम करता है. बोलो मैम ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आपने तो मुस्कुराते हुए पढ़ दी येलोइंग एंड सेनेसेंस. अरे तो मैंने कहा तो सही, दोनों काम है इसके. ये जो है ग्रोथ का प्रमोटर भी है, ये ग्रोथ का प्रमोटर भी है, और ये ग्रोथ का इनहिबिटर भी है. ठीक है, समझ गए कहानी किसकी? इथाइलिन की. क्विकली जो है पॉइंट्स को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक, आ जाओ. अच्छा भाई, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ये हार्मोन्स हैं, अब इनकी स्टडी में जहाँ तक अपन को जाना है अपन वहीं तक जाएंगे. क्यों? बिकॉज पलक मैम हमेशा बताती हैं एक वेसल लो, अरे एक बर्तन लो 5 लीटर का. कोई बायोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हर बार बताती हूँ. एक बर्तन लो 5 लीटर का, उसमें मैंने कहा बेटा 6 लीटर पानी तो डाल देना ज़रा. पुट 6 liters ऑफ वाटर इन अ 5 liter वेसल, व्हाट विल हैपन? जाहिर सा जवाब है मैम पानी तो बह जाएगा. किसी से भी पूछ लो यार, पानी बह जाएगा बाहर. तो ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि जितना आपका ब्रेन है फॉर क्लास 10th, उतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, उतना ही ठीक है. इससे ज़्यादा दिया तो बाहर बह जाएगा, और उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना था, आपको फंक्शन समझने हैं, इतने से सब आराम से हो जाएगा. लास्ट वाले हार्मोन पे आ जाओ, ABA, एब्सिसिक एसिड. ये क्या करता है? इसके फंक्शंस है, इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स एंड दस इनहिबिट्स ग्रोथ. अरे इसका नाम भूल गए क्या? इसका नाम क्या था? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. ये तो आ गया ना विलन, ये तो पूरा का पूरा विलन है. अब इसके काम देखना, विलन वाले काम देखो इसके. इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड. डोरमेंसी तोड़ना नहीं, डोरमेंसी बनाने में मदद करता है कि तुम जाओ अंदर जाके बैठ जाओ, तुम जाओ अंदर जाके बैठ जाओ. और क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिट. मैं नहीं चाहता कि प्लांट ग्रो करे, प्लांट जो है अंदर जाके बैठ जाए, डोरमेंट हो जाए. फिर इट ऑल्सो प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. हर चीज़ में मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव वाली बातें, जैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कितनी अच्छी बात है, ये स्टोमेटा को बंद कराने में लगा होता है. दूसरा, इट डज इवन अफेक्ट्स द विल्टिंग ऑफ लीव्स. क्या इफेक्ट करता है? लीव्स की विल्टिंग को ये इफेक्ट करता है. विल्टिंग क्या होती है? जैसे बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करना, समर्स वगैरह में होता है, जब प्लांट्स को अपन वाटर नहीं देते तो कैसे मुरझा जाती हैं, ऐसे क्लोज हो जाती हैं, विल्ट हो जाती हैं. दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स. नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सेनेसेंस इन लीव. फॉलिंग यानी एब्सिशन कहते हैं इसे, या सेनेसेंस. तो कितने उल्टे काम कर रहा है, मतलब पत्तियों को गिरा रहा है पेड़ से, और जो है स्टोमेटा को बंद कर रहा है, और ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है. यानी सभी इनहिबिट करने वाले काम है, नेगेटिव इंसान वाले काम है. किसके? एब्सिसिक एसिड के, ABA. क्लियर है? तो कितना कुछ मुझे लगा कि डरने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं. यही थे फाइटो हार्मोन्स, या जो थे हमारे प्लांट हार्मोन्स. ये जो है इसके फंक्शंस जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. ठीक, ओके. तो ये थे 5 हार्मोन्स. नाउ लेट्स कम टू एक जो वर्ड पीछे मैंने बोला था, पार्थिनोकार्पी, या फिर जिन्हें हम कहते हैं, आगे आ जाओ. पार्थिनोकार्पी तो हमने देख लिया. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स का. पार्थिनोकार्पी तो हो गया पलक मैम, आइए कहाँ पे? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में एक डू यू नो फैक्ट है कि जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं ये फ्रेशी फ्रूट्स होते हैं which show a sudden sharp rise of respiration rate at the time of ripening. क्या बोला मैम? कुछ समझ नहीं आया. देखो ये यहाँ पे जो आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, कौन से हैं? बनानाज है, और पपाया है, पियर है. ये सब क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं. कैसे? क्लाइमेक की स्पेलिंग दिख रही है, क्लाइमेक्टेरिक. होते तो ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं. पता है क्या होता है? जब ये राइप करने वाले होते हैं, राइप यानी बोलते हैं ना जब फ्रूट पकता है, जब पकने वाले होते हैं, तब ये एकदम से एक इंक्रीज दिखाते हैं, सडन इंक्रीज. किसमें इंक्रीज? इनके रेस्पिरेशन रेट में. रेस्पिरेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत ही क्लियरली कि इसका रिलेशन मेटाबॉलिज्म में है, सिर्फ सांस लेने से नहीं है बेटा. रेस्पिरेशन रेट समझ गए कि नहीं? तो पूरा मेटाबॉलिज्म, ब्रीदिंग मिला के होता है ये कहानी. तो इन फ्रूट्स में क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, लेकिन पकने के टाइम इनमें एकदम से रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता गया, माना गया है. क्यों? क्योंकि बिकॉज कहते हैं ना जैसे फ्रूट पकना होता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है,
इजंट इट? तो तभी इनका जो है रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज दिखता है। ये था हमारा डू यू नो फैक्ट, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। नाउ लेट्स कम टू कंपटीशन विंडो, यानी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने हार्मोन्स वगैरह तो पढ़ लिए भाई, अब थोड़े बहुत पॉइंट्स अपन देख लेते हैं क्या है कंपटीशन के तौर पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। नंबर 1, अभी जस्ट पीछे जो अपन ने हार्मोन देखा था जिबरलिन, ये पहले कहाँ रिपोर्ट किया? तो बोलो मैम कौन सा न्यूज़ चैनल चल रहा है, कहाँ रिपोर्टिंग चल रही है? अरे रिपोर्ट मतलब देखो कोई भी चीज़ डिस्कवर होती है सो इट डिपेंड्स ना, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या किसी पर्टिकुलर प्लांट में पहली पाई गई थी, है ना? तो वैसे ही ये जो हार्मोन है जिबरलिन, ये फर्स्ट कहाँ पाया गया था? ये मिला था कौन से फंगस में? जिबरेल्ला फ्यूजिकुरोई। समझ गए नाम कैसे मिलता जुलता है? इसी फंगस में, यानी जिस फंगस में ये पाया गया था वहीं से लेके इसका नाम रख दिया जिबरेल्ला फ्यूजिकुरोई। इट वाज अ फंगस। अच्छा भाई मैम फंगस है तो शांत तो बैठेगा नहीं, बीमारी कॉज करेगा। बिल्कुल सही बात है, राइस होता है, राइस चावल, तो राइस के जो प्लांट होते हैं ना उसमें ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है फुलिश सीडलिंग, या फिर साइंटिफिकली कहें तो बैकने डिजीज कहते हैं इसे। तो बोलोगे मैम ठीक है नाम तो है, पर मतलब क्या हुआ? इधर देखो डायग्राम में सब समझ जाओगे। ये क्या है? राइस का प्लांट है, तो इसमें ये देख रहे हो, हाँ ये नॉर्मल प्लांट है। इधर इधर देखो सीडलिंग, समझते हो ना? सीडलिंग, सीड से जो निकल के आती है, सीडलिंग प्लांट ग्रो करता है। ये देखो कहीं से भी आने लगी, मतलब नहीं किसी को अता पता ही नहीं है कि ये कौन सा टाइम है आने का। तो ये देखो यहाँ पे ये सीडलिंग इन द मिडल ऑफ द प्लांट निकलने लगी है। बोलते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, कहाँ से आ गए ये? तो इसको हम कहते हैं आर यू फुलिश। किसको बोलते हैं? अरे सीडलिंग को। ये कोई जगह है आने की? सो आर यू फुलिश। सो इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? फुलिश सीडलिंग, और यू कैन से साइंटिफिकली एज बैकने डिजीज। ठीक है, तो ये तो भाई जिबरलिन की कहानी थी। ये क्या कहानियां हैं? तो ये ऐसा कोई पूरा एक टॉपिक नहीं है, फ्यू पॉइंट्स हैं। अरे आपको तो पता ही है अपन कैसे पढ़ते हैं कंपटीशन विंडो में, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलते हैं। तो पहला तो जिबरलिन का पॉइंट हो गया। नाउ जिबरलिन में ही, जैसे मैंने पीछे ऑक्सीजन में बताया था ना IAA, वैसे ही जिबरलिन में सबसे कॉमन वाला जो जिबरलिन मिलता है दैट इज GA3। क्या है? कैपिटल में लिखने का है अपन को, GA3, ऐसे जैसे IAA लिखवाया था ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वैसे ही। और इसका पूरा नाम क्या है? जिबरलिक एसिड 3। सो इट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हो सकता है आपको MCQ में पूछ लिया जाए कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड जिबरलिन। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट कवर, सेकंड हो गया, थर्ड आओ जियाटिन। अब पहली बात तो ये नाम सुनो, जियाटिन क्या होता है? जियाटिन इज अ हार्मोन, क्योंकि हार्मोन्स की कहानी है प्लांट के, तो जियाटिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। अच्छा भाई इस हार्मोन का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। बोलोगे मैम हार्मोन तो होता है पर आपने पीछे तो कहीं बताया नहीं। बिल्कुल सही बात है, अग्री करती हूँ, पीछे तो मैंने बताया नहीं। इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, ये तो बताया था। ये चलो अब इससे मत मुकरना है ना, ये तो मैंने बताया है जस्ट पीछे, साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ा था। सो जियाटिन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, इसी का एक टाइप है ये। एंड ये किस में मदद करता है? ये यूजुअली प्लांट की जो लैटरल बड्स होती है ना, लैटरल वही जो साइड में प्रेजेंट थी, उनकी ग्रोथ में मदद करता है। तो एक फीचर पढ़ा था एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, जब स्टेम बढ़ती ही जा रही है, पास वालों को उगने नहीं दे रही, कहते सिर्फ मैं बढ़ूंगी, तो बढ़ती ही जा रही है। अच्छा अब एक तो मैंने कहा था इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। व्हाट आर द प्रोज? की हाँ भाई हाइट बड़ी हो रही है प्लांट की, इट कैन हैव मोर सरफेस फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बढ़िया है। एक वर्ड और कहा था मैंने, कॉन्स। कौन ये वाला कौन नहीं, CONS, कॉन्स यानी डिसएडवांटेज। तो क्या होता है देखो, कभी कभार कोई एक ही चीज़ ग्रो करती जाए ना, तो अपन 1 पॉइंट कह सकते हैं कि ट्री की हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जो है लैटरल ग्रोथ कम रह जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, अरे सिर्फ यहाँ नहीं, लाइफ में भी किसी भी चीज़ की अति एक्सेस अच्छा नहीं होता है ना, नॉर्मालिटी में रहना चाहिए। तो एपिकल डोमिनेंस को अगर जब कंट्रोल करना हो तो क्या यूज़ किए जाते हैं? साइटोकाइनिन, उसी में से एक है हमारे जियाटिन। तो आपको यहाँ क्या बताया गया है? आपको बताया है जियाटिन मिलता कहाँ से है। सो जियाटिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन्स और कर्नल्स। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कोकोनट वाटर एंड एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो जियाटिन क्या है? पहले हम ये समझे, इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन एंड यूजुअली प्लांट की लैटरल बड्स की ग्रोथ में यूज होता है। और मिलता कहाँ है वो तो हमने बता दिया। आइए आगे आइए, और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक पॉइंट है, अभी अपन ने देखा जियाटिन, अब ये नाम देखो काइनेटिन। ये क्या है?
ये भी एक साइटोकाइनिन है। देखो ना, ये नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, IN लग रहा है, साइटोकाइनिन है। तो बोला ठीक है मैम, क्या फ़र्क है? ये सिंथेटिक वाला साइटोकाइनिन है। सिंथेटिक यानी क्या? नेचुरल नहीं है, नेचुरल नेचर में आकर नहीं करता है। सिंथेटिक यानी बनाया गया है केमिकली। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शंस में आए कि कौन सा सिंथेटिक वाला है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता होना चाहिए, काइनेटिन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आओ इथाइलिन। अभी पीछे जो इथीन पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बिल्कुल पता होगा। ये हार्मोन कैसा है? गैसियस हार्मोन, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ये हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट आओ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, तो पीछे ही बता दिए थे, एग्जांपल देख लो, एप्पल, बनाना एटसेट्रा। ये क्या करते हैं? दे रिलीज इथाइलिन ड्यूरिंग देयर राइपनिंग। यानी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स जब पकते हैं, राइप होते हैं, अरे वही पका हुआ फ्रूट जो खाते हैं हम, तब उस टाइम पे ये क्या रिलीज करते हैं? इथाइलिन गैस। बस इतनी सी बात तो बता रहे हैं, ले लो। एंड लास्ट पॉइंट आओ, ABA एब्सिसिक एसिड, अरे वही हमारा विलन जो था, उल्टे काम कर रहा था, इसे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। ध्यान से सुनो, होता है ना कभी कभार कि जो विलन्स होते हैं वो भी कुछ अच्छा काम कर देते हैं कभी कभी, तो वैसे ही ये जो अपन ने ABA पढ़ा था, इसे जो है प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब बोलोगे मैम दुनिया का सारा स्ट्रेस तो हमें है ना, पढ़ाई हमें करनी है, बोर्ड्स हमें देना है, ओलंपियाड हमें देना है, इससे काय का स्ट्रेस? तो देखो, प्लांट के स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि वो सर पकड़ के बैठा है। ओवर हेयर स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब क्या हुआ? जैसे पानी की कमी हो गई या फिर सनलाइट की कमी है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इनके लिए यही स्ट्रेस है भाई। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं जब प्लांट में वाटर की कमी होती है। वाटर की कमी कब? जब हम जैसे इंसान भूल जाते हैं कि प्लांट को पानी देना, बढ़िया बैठे हुए हैं, है ना, घर में बोलते हैं पानी दे दो, वाटर द प्लांट्स, हम भूल गए, तो प्लांट को बेचारे को पानी मिला नहीं। तो ये प्लांट्स जो है ना, हमसे ज़्यादा उम्मीद करते नहीं हैं, ये प्लांट्स हमसे उम्मीद नहीं करते हैं, इनके पास खुद ही अपनी चीज़ें होती है। एब्सिसिक एसिड होता है, वो कहता है ठीक है भाई, इंसान का तो भरोसा नहीं कब ये आलसी उठ के पानी देगा, तो हम एक काम करते हैं, एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। अच्छे से सुनना, क्या कहा मैंने? इंसान पे भरोसा तो है नहीं, तो क्या करता है प्लांट? एब्सिसिक एसिड, यही ABA का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ? ये देखो, इधर डायग्राम में देख रहे हो, ABA का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ गया तो ये जो स्टोमेटा खुला हुआ था ना, अरे स्टोमेटा खुला हुआ था, वो बंद हो जाता है। तो बोलो मैम इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो बच्चों हमने क्या देखा है, स्टोमेटा 6, हमने क्या 6 क्लास से देखते आ रहे हो, स्टोमेटा ओपन रहता है तो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी तो होता है, वाटर लॉस, तो उसको रोकना पड़ेगा ना अपन को। तो वो कौन रोकता है? ABA। हर बार की बात नहीं है, अगेन हर बार की बात नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जब पानी की कमी हो तो तभी ABA को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? ऑलराइट, चलिए भाई आगे आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है फोटोपीरियोडिज्म। यानी पूरे हमने जो है प्लांट हार्मोन्स कवर कर लिए। नाउ एक ये बहुत छोटा टॉपिक है पता है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही स्कोरिंग है, तो इसकी कहानी अच्छे से समझना। फोटोपीरियोडिज्म, अगेन वर्ड आया है फोटो, तो मेरे स्टूडेंट्स को पता है भाई फोटो क्या होता है, आधार कार्ड वाला फोटो नहीं, फोटोन वाला फोटो। फोटो यानी क्या? सन से जो लाइट आती है। अब मैं तो ऐसे बना देती हूँ, मैं क्या सभी ऐसे बनाते हो? अरे कॉपी में जब डायग्राम बनाते हो यूं सन बनाया और एरो बना दिए। अब एक्चुअल लाइफ में सोचो, सन है वहाँ पे और ऐसे तीर छोड़ रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है भाई। ऐसा डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट से कि फोटोन यानी एनर्जी के पैकेट्स में निकलती है ये सनलाइट, ऐसे ऐसे पैकेट्स होते हैं, इन्हीं पैकेट्स का नाम है फोटोन। अब ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। तो फोटोन से क्या किया हमने? नामकरण, यानी नेमिंग करने के लिए हमने N हटा दिया एंड फोटो ले लिया, तो यहीं से तो नाम आते हैं फोटोसिंथेसिस एंड फोटोपीरियोडिज्म। मतलब सन की कहानी है बिल्कुल। फोटोपीरियोडिज्म कॉन्सेप्ट क्या है पहले अपन अपनी देसी भाषा में समझते हैं, देन विल कम टू दिस साइंटिफिक लैंग्वेज। फोटोपीरियोडिज्म लाइक सनलाइट तो यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 टाइप के प्लांट्स, इतना समझ रहे हो? ये देख रहे हो प्लांट्स। नाउ फोटोपीरियोडिज्म एक ऐसा पीरियड है, पीरियड माना जाता है कि जिसमें पता लगाओ कितनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए होती है प्लांट्स को। अब हमें पता है हर प्लांट, हर दुनिया कितनी अलग है, डाइवर्सिटी है, क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा था। इतनी डाइवर्सिटी है तो सबकी नीड्स भी अलग हैं। इस दिन आसपास ही देख लो, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, कितना डिफरेंस होगा, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या। तो वैसे ही प्लांट्स में ज़रूरी तो नहीं है सबकी डिमांड सेम हो। यहाँ पे भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। सनलाइट की रिक्वायरमेंट यानी क्या, कितना लाइट होने चाहिए, कितनी देर तक चाहिए, उसमें भी डिफरेंस है। तो फोटोपीरियोडिज्म यही पीरियड है जिसमें हम देखते हैं
कि कितनी देर प्लांट्स को लाइट चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझे हो जो मैंने कहा है, कुछ आइडिया लगा फोटो पीरियडिज्म सुन के, ठीक है। अब मैं जब ये रीड करूंगी तो समझ जाना बात क्या है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ऑल्सो रेगुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स। क्या बोला है पहला पॉइंट, इतना बताओ। ड्यूरेशन, ये वर्ड समझते हो, एक एक वर्ड को पकड़ो। ड्यूरेशन यानी कितनी लेंथ, कितनी देर तक लाइट चाहिए। तो इससे होता क्या है, ये जो ऐसे बंद आपको दिख रहे हैं फूल, आपने देखा होगा घर के गार्डन में भी, नहीं देखा बैठे रहते हो फोन में अंदर, बाहर जाओ थोड़ा देखो गार्डन में, ऐसे बड्स टाइप प्रेजेंट रहते हैं। तो इन बड्स की ओपनिंग कब होती है, इन बड्स की ओपनिंग कब होती है? कोई मुहूर्त निकलता है क्या मैम? बिल्कुल, मुहूर्त में कौन निकलता है? ये जो होती है सोलर एनर्जी, इन पे डिपेंड करता है। यानी ये जो बड्स की फ्लावरिंग होनी होती है, ये जो फ्लावर देखते हो आप ब्यूटीफुल, तो ये कैसे बाहर निकल के आते हैं? ये तो बड्स में प्रेजेंट रहते हैं, बाहर कैसे निकल के आते हैं? वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पे। वो किस पे डिपेंड करता है? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी कितनी देर सनलाइट उन्हें चाहिए, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं? The length of the day in hours during which the sunlight is available to the plant is called photoperiod. Very important. जो बोलती जाती हूँ वो तो अपन को नोट करना है। If I said important तो इसको नोट डाउन करो। एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, फिर से समझो। क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द डे, दिन की लेंथ, किस में? आवर्स में अपन कैलकुलेट करते हैं। जितने टाइम के लिए सनलाइट अवेलेबल होती है प्लांट्स को, उसे क्या कहते हैं? फोटो पीरियड। व्हाट इज फोटो पीरियड? यानी जो आप कहते हो ना गुड आफ्टरनून, दिन का जो टाइम होता है, यानी जितनी देर तक सनलाइट अवेलेबल है उस पीरियड को क्या कहते हैं? फोटो पीरियड। डिफरेंस समझना, एक वर्ड है फोटो पीरियड, एक है फोटो पीरियडिज्म। ये ISM लगा दूंगी, हल्की सी बात आगे बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले प्लीज इस पॉइंट को समझो। What is the point? The length of the day during which sunlight is available, जितने टाइम के लिए सनलाइट अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, उसे कहते हैं फोटो पीरियड। इतना समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड, ये जो अभी आपने फोटो पीरियड देखा, कितनी देर तक सनलाइट प्रेजेंट है, इसके इफेक्ट से जो सीड्स, ये जो सीड्स हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन या बड जर्मिनेशन या फ्लावरिंग, देखो क्या है पॉइंट। द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड on the germination of seed and flowering in plants is called photoperiodism। यानी ये जो सनलाइट आपको मिल रही है, ये जो फोटो पीरियड का इफेक्ट है जर्मिनेशन और फ्लावरिंग पे, किसका जर्मिनेशन? सीड्स का, एंड फ्लावरिंग पे, उसे क्या कहा जाता है? उस फिनोमिना को फोटो पीरियडिज्म। क्लियर हुई बात? इस डेफिनेशन को चाहो 2-3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ गए फोटो पीरियडिज्म क्या है? तो यानी बोलो मैम इतना तो समझ गए कि ये जो बड्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं बिल्कुल सनलाइट। क्लियर है? फोटो पीरियड एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर प्लांट्स। ये वर्ड तो मुझे लग रहा है पूरे चैप्टर में आता रहेगा। इस वर्ड को बिल्कुल ऐसे सजा के रख लो कहीं। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या? यानी वही छेड़छाड़ करना, किसी को टच करना, ऐसे नहीं अपन स्टिमुलस दे दिया या हीट बढ़ा देना, लाइट बढ़ा देना। तो यहाँ पे फोटो पीरियड इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस, जिसकी वजह से बड्स बाहर निकलते हैं। The plants respond to this stimulus with the help of a special kind of pigment present in them in very small amounts। किसी को अगर मैंने ये कहा तो जिसको फोटोसिंथेसिस याद आ रहा हो, जब हमने चैप्टर 1 में देखा था न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पे भी वी सॉ कि कुछ तो हरकत हो रही है जब लाइट आ रही है, यानी ये फोटोसिंथेसिस चालू कैसे हुआ? तो वहाँ पे भी कोई पिगमेंट प्रेजेंट था। कौन से पिगमेंट थे सब मैं बता दूं, पढ़ा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, लेट मी सी किस किस को याद है। कौन से पिगमेंट थे फोटोसिंथेसिस में जो कि लाइट आने पे एकदम एक्साइट हो जाते थे? ऑलराइट, तो यहाँ पे भी कुछ पिगमेंट प्रेजेंट है। ये कौन से पिगमेंट है? दीज आर फाइटोक्रोम। ये जो स्पेशल पिगमेंट की बात है, ये कौन सा पिगमेंट है? नाम याद रख लो आज से, फाइटोक्रोम। फाइटो PHYTO है, फाइटो यानी प्लांट्स होता है ना। फाइटो हार्मोन्स पढ़ रहे हो, ये देखो ना, फाइटो हार्मोन्स एंड फाइटोक्रोम। ये कैसा पिगमेंट होता है? ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी देखा था, वैसे ही ये क्या होता है? ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। तो इससे क्या होता है? देखो कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट ही रहती है जो किसी स्टिमुलस से रिएक्ट करे। तो यहाँ पे प्रेजेंट है पिगमेंट जो स्टिमुलस से रिएक्ट करता है। क्लियर है? Seeds of many plants germinate only if they are exposed to particular day length of light, showing involvement of phytochrome pigment. Example, seeds of lettuce। कुछ नहीं है, ये पॉइंट ये बताया है कि डिफरेंट प्लांट्स की सीड्स और बड्स होते हैं, उनमें जो फाइटोक्रोम होता है वो वेरियस वेवलेंथ पे, मैं ये नहीं कह रही कि सबको बहुत सारी लाइट चाहिए या बहुत कम,
सबके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई भी करेंगे। ये देखो यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिया है, लाइट आई है, ये फाइटोक्रोम का पिगमेंट्स है। नाउ इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड न्यूट्रल प्लांट्स हैं। क्लियर? आ जाइए आगे। सेम थिंग इज डिपिक्टेड ओवर हेयर। ये लाइट आई तो किसने रिएक्ट किया? ये जो पिगमेंट है फाइटोक्रोम है। ऑलराइट, ये पॉइंट मैं आगे समझाती हूँ, आ जाओ। फोटो पीरियड जो है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है फ्लावरिंग प्लांट्स पे। नाउ तो साइंटिस्ट थे गार्नर एंड एलर्ड इन द ईयर 1920। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 क्लासेस रिकॉग्नाइज करी थी प्लांट्स की। क्या रिकॉग्नाइज करी थी? 3 क्लासेस। कौन सी क्लास? जिसके बेस पे जो है हम डाल सकते हैं प्लांट्स को। एक है शॉर्ट डे प्लांट, एक है लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल। अभी जो पीछे मैंने नाम लिया तो ये किस बेसिस पे होगा? जितने टाइम तक उन्हें मिल रही है सनलाइट। सो गार्नर एंड एलार्ड इन द ईयर 1920 recognized 3 classes of plants according to their photoperiodic responses. कौन से हैं? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और एक डे न्यूट्रल प्लांट। तो 3 टाइप के प्लांट्स हो गए। आ जाओ एक एक को देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं क्विकली फिगर से आपको समझा देती हूँ क्या सीन हो रहा है। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। नाउ जब पीछे मैंने एक डेफिनेशन कही थी तो मैंने एक बात बोली थी, लेंथ ऑफ द डे इन आवर्स। यहाँ अपन घंटों में काम कर रहे हैं, आवर्स की बात होती है। तो फोटो पीरियड में देखो, फोटो पीरियड में क्या होता है? फोटो पीरियड में अपन एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं। फोटो पीरियड में अपन एक क्या क्राइटेरिया लेके चलते हैं? क्राइटेरिया मतलब क्या? 3 नाम आपने देखे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, न्यूट्रल। इन तीनों को हम किसी एक चीज से कंपेयर करते हैं ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? तीनों को किसी एक चीज से कंपेयर करेंगे कि नहीं? एक चीज जैसे क्या? मान लो इफ आई एम सेइंग ये एक अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट है, ये अभी एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट है। बोलो लाइट जैसे दिख नहीं रही है। अरे मान लो ना, अभी ये एक पर्टिकुलर अमाउंट की लाइट है। नाउ कुछ प्लांट्स होंगे, अच्छे से सुनना, कुछ प्लांट्स होंगे जिन्हें इस पर्टिकुलर लेंथ से ज्यादा वाली लाइट चाहिए। देयर मस्ट बी सम प्लांट्स व्हिच नीड मोर लाइट देन दिस पर्टिकुलर लेंथ। हो सकता है कि नहीं? अरे होता है ना, किसी इंसान को ज्यादा चाहिए होती है कोई चीज भाई। अब जैसे हम फूड इनटेक सबका अलग अलग है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है। तो अब भाई इसको ज़्यादा चाहिए तो ये देखो ये ऊपर हो गया। ये कौन से प्लांट हो गए? अभी बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूँ, देन थ्योरी में आएंगे, पहले समझ जाओ भाई। ये क्या हो जाएंगे? ये होंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में इतना समझ गए, दे नीड मोर सनलाइट देन द नॉर्मल लेंथ। इस नॉर्मल लेंथ का भी नाम है, बता रही हूँ। दे नीड मोर सनलाइट देन द नॉर्मल लेंथ। ये लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए, ठीक है मैम। फिर क्या? फिर एक ऐसे होंगे जिनको जो है कम लाइट चाहिए। बोला नहीं, इतनी लाइट हमें पसंद नहीं है, हमें अंधेरे में रहना है, बहुत ही आंखें चुभती है हमारी। तो ठीक है भाई, ये नॉर्मल लेंथ है, इससे कम लाइट चाहिए हो, यानी डार्कनेस चाहिए हो। तो ये कौन से प्लांट्स हो गए? ये हो जाएंगे हमारे शॉर्ट डे प्लांट। कितनी ऑब्वियस सी बात है। शॉर्ट डे मतलब क्या? दिन कम नहीं हो जाता है भाई। शॉर्ट डे का मतलब है इनका लाइट का एक्सपोजर। अच्छे से समझना, डे का मतलब है लाइट से एक्सपोजर कम चाहिए इन्हें। क्लियर हुई? ये 2 चीजें समझ गए, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट। देन एक आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तीसरे जो आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल वर्ड से ही समझ रहे हो। इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही मस्त मौला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये चीज़ है तो भी चलेगी, नहीं है तो भी चलेगी। तो वो जो तीसरी कैटेगरी आती है वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, समझ गए? इन दोनों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब मैंने जैसे बताया कि ये जो बीच की लाइन है, ये लेंथ है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। ये जो जिसको हम बेसिस लेके डिफाइन किया था, दिस इज नोन एज क्रिटिकल लेंथ। इससे ज़्यादा तो लॉन्ग डे, कम तो शॉर्ट डे, एंड जिसको फर्क ही नहीं पड़ता वो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। समझ गए? तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब ये समझ पाओगे। इधर आओ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ से शुरू करो। देखो शॉर्ट डे प्लांट में, देखो शॉर्ट डे प्लांट को ये वैसे काफ़ी नॉर्मल क्राइटेरिया रखा गया है 12 आवर्स का, 12 घंटे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है, 12 आवर्स होते हैं। तो 12 आवर्स में से 12 घंटे में से कम लाइट चाहिए हो, ध्यान से सुनना। 24 आवर्स होते हैं डे में। वो प्लांट्स जिनको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए फ्लावर करने के लिए, बोला हमें कम लाइट चाहिए 12 घंटे से,
12 घंटे से कम लाइट चाहिए, 5-6 लैंग्वेजेस में बता दिया, मतलब वेज में बता दिया, अब तो समझ जाओ। शॉर्ट डे प्लांट, डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग, मतलब इन्हें कम लेंथ मिली, तो ये देखो इन्हें कितनी लेंथ मिली है, देख लो यहाँ पे कम लेंथ मिली है, तो यानी इनका फूल उग जाएगा। बोलेगा ठीक है भाई, कम लाइट है, चलेगा। सो दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स। लेट्स कम ओवर हेयर, यहाँ पे आओ, ये क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स। इन्हें डे लेंथ, यानी अब डे लेंथ का मतलब समझ रहे हो ना, दिन तो 24 घंटे ही हैं बेटा सबके पास, किसी के कम बड़े नहीं हैं, लेकिन डे लेंथ यानी सनलाइट जब होगी तो इन्हें सनलाइट चाहिए 12 आवर्स से ज़्यादा फॉर फ्लावरिंग, तो ये रहे इनका फूल के लिए। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स है कि इन्हें जो डे लेंथ है 12 घंटे से, आप ऐसा कह सकते हो अनइवन है, कि इनको ज़्यादा हो तो भी चलेगा, कम हो तो भी चलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? डे न्यूट्रल प्लांट्स। आ जाओ एक एक की कहानी जल्दी से देखते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, अ शॉर्ट डे प्लांट इज वन दैट फ्लावर्स ऑन फोटो पीरियड्स शॉर्टर देन द क्रिटिकल डे लेंथ। ये वर्ड मैंने पीछे लिखा था क्रिटिकल लेंथ, तो शॉर्टर देन द क्रिटिकल डे लेंथ। इसमें एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक आध एग्जाम्पल सबके याद कर लिया करो। तो इसमें इंपॉर्टेंट है टोबैको प्लांट जो होता है वो होता है शॉर्ट डे प्लांट। The tobacco plants flower only after exposure to a number of short photo periods, less than 12 hours light and more than 12 hours dark in 24 hours cycle, which exist only in autumn season. तो ये पहली बात तो हिसाब पढ़ के याद हो गए, दिमाग घूम गए, कुछ भी नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं देखो। अच्छा, हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि भैया प्लांट को धूप में रखो, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, सबको लाइट इतनी नहीं चाहिए होती है, तो जो नॉर्मलिटी में चलता है वो ठीक है। इन्हें क्या चाहिए, ये इन्हें कौन, ये जो टोबैको प्लांट्स हैं ना, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, मतलब कि इन्हें 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, और 12 घंटे से बोलोगे ज़्यादा डार्कनेस चाहिए। मतलब क्या बोलोगे, कम लाइट ज़्यादा डार्कनेस, तो एक सिंपल सा अपन हिसाब ले लेते हैं। देखो ये 24 घंटे हैं, ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो 12 घंटे से कम कहना चाह रहे हैं, तो टोबैको प्लांट को 12 घंटे से कम लाइट चाहिए। 12 घंटे से कम क्या मान सकते हो, 10 घंटा मान सकते हो। 10 घंटे इन्हें क्या मिली है, लाइट। 10 घंटे इन्हें क्या मिली है, लाइट। तो अंधेरा कितने घंटे मिला होगा ये बताओ मुझे, अंधेरा कितने घंटे बोलोगे मैम 14 आवर्स, बचे कितने, तो देखो ना ये डार्क हो गया। अब ये देख लो, ये जो इन्होंने ब्रैकेट में बात कही है ये अपन ने कर तो दी, लेस देन 12 आवर्स लाइट, तो 10 घंटे की लाइट दे दी, एंड मोर देन 12 आवर्स डार्क, तो बचे हुए कितने, 24 घंटे अंधेरा होगा। क्लियर है? अरे बीच का कुछ होता है कि नहीं ना, उजाला है अंधेरा है, दैट्स इट। ठीक, चलो ये समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है टोबैको प्लांट का। वन मोर थिंग, ये सिचुएशन आती कब है, सिर्फ इतना बताया है, ऑटम सीजन में ये यूजुअली कंडीशन आती है, तभी तो ये जो प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में ग्रो करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। रिवर्स सिचुएशन में अगर ज़्यादा लाइट मिल गई, अच्छा ये भी लग रहा होगा ना मैम, ठीक है ज़्यादा लाइट दे दी तो क्या, बेटा ये फ्लावर ही नहीं करेंगे, इनके जो फ्लावर्स है बाहर ही नहीं आएंगे, इनको चाहिए ही नहीं लाइट, है बहुत ही डिमांडिंग है। ठीक, दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट। यहाँ भी पिगमेंट कौन सा यूज़ होगा, फाइटोक्रोम। सेकेंड आ जाओ, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फोटो पीरियडिज्म शॉर्ट डे प्लांट्स। ये देखना, ये कहानी मस्त है। इसमें देखो ये ऐसा आपको एक मीटर दिया गया है, और इस मीटर में क्लियरली दिख रहा है, एक तो ये डार्क कलर है, डार्क कलर मतलब क्या, अंधेरा, लाइट नहीं है, और ये जो येलोइश है यहाँ पे मतलब लाइट है, ब्राइट कलर। तो नाउ ये कहानी सिर्फ जहाँ पे मैं खड़ी हो गई, मतलब ये कहानी नहीं देखनी है, इस साइड देखो, ठीक है। ये शॉर्ट डे प्लांट्स की स्टोरी है। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी क्या, कम लाइट चाहिए इन्हें। तो देखो इधर, देखो इधर, यहाँ पे जब आपने लाइट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ये क्रिटिकल लेंथ है, ये क्रिटिकल लेंथ सबके लिए एक ही है, देखो क्रिटिकल लेंथ, यहाँ लाइट का ड्यूरेशन बढ़ा, और ये अंदर बैठा हुआ है, बोलो मैं बाहर ही नहीं आऊँगा, वो होते हैं ना उस लोग, मैं बाहर ही नहीं आऊँगा, तो ये देखो ये बर्ड यहाँ पे है। नाउ इधर आओ, फिर क्या हुआ, दूसरे कंडीशन में डार्कनेस बढ़ गई, डार्कनेस बढ़ गई, लाइट कम हो गई, तो देखो मस्त सा फ्लावर बाहर आ गया। ऑन दी अदर हैंड डिफरेंस देखना, बोलोगे अंधेरा तो उतना ही है, अंधेरे का टाइम उतना ही था, पर ये देखो बीच में इतनी सी लाइट, बोलोगे मैम इतनी सी लाइट से कुछ फर्क पड़ता है, बिल्कुल। ये जो फ्लैश ऑफ लाइट भी है ना, उससे भी ये देखो ये बाहर नहीं आएगा। तो यानी पर्टिकुलर कितना आवर्स का कितना बढ़िया खेल है ये, कि एग्जैक्ट इतना ही टाइम होना चाहिए। क्लियर है? फ्लावर्स व्हेन अनइंटरप्टेड डार्कनेस एक्सीड्स क्रिटिकल लाइट लेंथ। देखो ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इतना सा फ्लैश ऑफ लाइट आए तो भी ये फ्लावर नहीं करेंगे, नहीं डार्कनेस तो एक साथ डार्कनेस चाहिए उन्हें पूरी। क्लियर है? चलो अब आओ लॉन्ग डे प्लांट्स पे। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या है, तो ये ज़्यादा सनलाइट है तो बड़ी खुशी खुशी ये फ्लावर करेंगे। डार्कनेस बढ़ गई
यानी सनलाइट कम हो गई तो ये फ्लावर बंद हो गया। यहाँ पे एक मस्ती चीज़ है लॉन्ग डे प्लांट्स में, अगर इनको डार्कनेस उतनी है लेकिन ये ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट आ जाए, यानी थोड़ी लाइट आप और दिखा दो तो ये खुशी खुशी फ्लावर कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सब बताने का मतलब क्या था, इतना जो है आपको हिसाब याद नहीं रखना है, इससे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। क्लियर है? चलो, long day plants, a long day plant is one that flowers on photo periods longer than critical day length. Example, wheat plants. इसमें example क्या है, wheat जो गेहूं के plants होते हैं वो long day plants होते हैं. And last, day neutral plants. These plants do not require specific photo periods. मैंने क्या कहा, इन्हें कोई specific चीज़ नहीं है, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा. These in fact flower in all photo periods. सभी में, कि आपको कम लाइट भी दे रहे हो या आप पता है 24 घंटे भी लाइट दो तो भी चलेगा इन्हें. ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या है, क्यूकम्बर, मेज एंड टमेटोज. तो एग्जाम्पल्स याद हो गए, चीज़ समझ आ गई. कुछ बताओ, कुछ भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल अच्छे से आते हैं. तो ये जो है अपना टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म. तब तक क्या करना है, तब तक जाओ हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे. ऐसा पेज खुलेगा जब आप क्लिक करोगे. ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, केजी से लेकर 12 तक. फॉर क्लास 10 यू क्लिक ओवर हेयर. यहाँ जब आपने क्लिक किया क्लास 10 में, बाकी सारे टीचर्स के भी कोर्सेज हैं. वॉच नाउ क्लिक करोगे तो ऐसे यहाँ पे क्लिक किया बायोलॉजी के लिए तो सारा ऐसे आपको पेज ओपन हो जाएगा. नाउ ओवर हेयर यू कैन सी वीडियो का ड्यूरेशन भी है. अच्छा भाई, कोई चार्ज है क्या, तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल है नहीं कह रही थी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है. एक दो वीडियो के बाद कोई भी चार्ज नहीं है. अब बोलोगे फ्री है तो क्वालिटी एकदम टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशन है. सारे वीडियोस को जल्दी से रिवाइज कर लो, है ना, जब तक हम नेक्स्ट सेशन पे आते हैं. एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना. कमेंट में जो होमवर्क दिया है बताओ. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.